सेकंड पार्ट में हम लोग पहुंचे हैं। मैंने फर्स्ट पार्ट में हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री कैसे पढ़ना चाहिए, हिस्ट्री के क्या क्या सोर्सेस हैं, इन सारे चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग बात करेंगे द ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया, भारत की भौगोलिक स्थिति। मैं आपको बताऊं, दुनिया के किसी भी देश के विकास में उस देश के ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। किसी भी देश का ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क किस तरह का है, वो उसके विकास पर इन्फ्लुएंस करता है, हमें प्रभाव डालता है। लेकिन हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे इंडिया के ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क के बारे में, हमारी भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है और भारत की भौगोलिक स्थिति का भारत के विकास पर कितना प्रभाव पड़ा। और मैंने पहले भी कहा था कि किसी भी देश के विकास में हिस्ट्री जो पास्ट हमारा है वो प्रेजेंट को इन्फ्लुएंस करता है, और जो हमारा प्रेजेंट है वो हमारे फ्यूचर को तय करता है। इसलिए हम लोग इस चैप्टर में जो अभी बात करने वाले हैं ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया, ये हमारे देश के डेवलपमेंट के बारे में हमें बताता है कि हमारे देश का डेवलपमेंट में इसका क्या योगदान है। मैं आपको बताऊं, हमारे देश में जो हिमालयन रेंजेस है जो कि हमारे देश को सेपरेट करती है, किससे सेपरेट करती है? सेंट्रल एशिया और वेस्टर्न एशिया से। द हिमालयन रेंजेस separates India from Central Asia and Western Asia। आप समझ रहे होंगे सेंट्रल एशिया क्या है, वेस्टर्न एशिया क्या है। मैं आपको बताऊं, एशिया एक महादेश का नाम है, दिस इज द नेम ऑफ अ कंटिनेंट। जिस कंटिनेंट में हमारा देश भारत है, और एशिया एक बहुत बड़ा महादेश है। दुनिया में जितने सारे महादेश हैं, उन महादेश में से सबसे बड़ा महादेश एशिया है, और उसी एशिया महादेश में हमारा देश भारत है। और हमारे देश भारत को सेंट्रल एशिया और वेस्टर्न एशिया ये क्या करती है, हिमालय रेंजेस के थ्रू अलग अलग भागों में बांट देती है, सेपरेट कर देती है। और ये जो हिमालय रेंजेस है, ये हमारे देश के ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये हिमालयन रेंजेस हमारे देश के डेवलपमेंट में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि हिमालयन रेंजेस के बगल में जो दो नदियां बहती है, गंगा और इंडस, जिसको हम लोग सिंधु नदी के नाम से भी जानते हैं, ये दो नदियां ऐसी नदियां हैं जिसके आसपास हमारे देश में सिविलाइजेशन का विकास हुआ। मैं आपको बताऊं, हमारे देश में जो सभ्यता का विकास हुआ वो गंगा और इंडस नदी के बगल में विकास हुआ। और आपको ये जान करके जरूर निश्चित रूप से आपको पता चलेगा कि हमारे देश में नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी देश में जब आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे, उन देशों में सभ्यता का विकास उन जगहों पर आसानी से हुआ जहां पर नदियां बहती थी। क्योंकि आपको पता है, पहले लोग हंटर गैदरर्स थे, लोग यहां से वहां घूमते रहते थे। अब जब लोगों ने जीवन को एक जगह इकट्ठे करके सेटल करके रहना शुरू किया, उन्होंने उस जगह को चुना जहां पर उसका जीवन आसान हो, और नदियों के पास वाला इलाका जो था उन लोगों के लिए सबसे बेहतर था, क्योंकि नदी के पास होने का उसको पानी आसानी से अवेलेबल हो जाती थी। और आपको पता है, जो नदी का पास वाला इलाका होता है उसको हम लोग प्लेन्स एरिया कहते हैं, मैदानी इलाका कहते हैं। और मैदानी इलाका सबसे बेहतर होता है खेती के लिए, फार्मिंग के लिए, जहां पर लोग आसानी से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। और हमारे देश में ये इंडस और गंगा, ये दो ऐसी नदियां हैं, और इन दोनों नदी के पास वाला इलाका जो है, जो प्लेन्स एरिया है, वो हमारे देश के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। अगर आप इंडियन हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, इन नदियों के आसपास का जो मैदानी इलाका था, यहाँ पर सबसे पहले लोग इकट्ठा होकर रहना शुरू हुए। सिविलाइजेशन का विकास जो है इन्हीं दो नदियों के पास होना शुरू हुआ, और लोग धीरे धीरे इकट्ठा होकर वहां पर रहने लगे। और फिर क्या हुआ, वो गांवों के शक्ल में बसना शुरू हो गया, विलेज बन गया। और फिर वही विलेज जो है धीरे धीरे शहरों का शक्ल ले लिया। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे देश में ये मौर्य और गुप्ता डायनेस्टी जो है, इसका जो उदय है वो इसी मैदानी इलाके में हुआ था। आप मौर्य और गुप्ता डायनेस्टी के बारे में आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं, इन दोनों राजवंश का, इन दोनों डायनेस्टीज का जो उदय हुआ वो इसी नदी के किनारे में हुआ, इसी मैदानी इलाके में हुआ। मैं आपको बताऊं, मैंने यहाँ पर लिखा है पैसेज इन द माउंटेन रेंजेस, द खैबर पास एंड बोलन पास। सबसे पहले आपको समझना होगा पैसेज क्या होता है। कोई भी जो पहाड़ होती है, उस पहाड़ से ऊपर से नीचे जाने के लिए, नीचे से ऊपर जाने के लिए हमें रास्ता की जरूरत होती है, और उस रास्ते को हम लोग पैसेज कहते हैं। और हिमालय रेंजेस के पास बहुत सारे पैसेज हैं, और उन पैसेज के थ्रू लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। और हमारे देश में उन पैसेज के थ्रू बहुत सारे ट्राइब लोग यहाँ पर आए, और वही लोग इकट्ठा होकर के रहने लगे, धीरे धीरे गांव का शक्ल ले लिया, और फिर वही जो है धीरे धीरे शहर के रूप में बसना शुरू हो गया। और जब लोग एक साथ इकट्ठा होने लगे तो लोग एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करने लगे। ट्रेवल कहाँ करने लगे? दे ट्रेवल ऑल ओवर द सब कंटिनेंट। सब कंटिनेंट क्या होता है? सब कंटिनेंट क्या होता है कि
बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, ये सारा जो इलाका है इसको हम लोग एशियन सब कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं। इन इलाकों में लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने लगे। इनका जाने का प्रमुख वजह क्या था? एक्सचेंज करना, गुड्स को एक्सचेंज करना, व्यापार को बढ़ाना। धीरे धीरे लोग जो है जब सभ्यता सीखने लगे, रहने लगे, खेती करने लगे, उनका जीवन जो है सेटल हो गया, तो फिर लोग एक जगह से दूसरे जाकर के व्यापार करने लगे, अपने सामानों का एक्सचेंज करने लगे और धीरे धीरे हमारा सभ्यता का विकास होता चला गया और हमारा देश जो है आज हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, उसकी शुरुआत जो है वहीं से होती है और हमारा देश धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। ये हम लोग इंडिया के बारे में जरूर बात कर रहे हैं, लेकिन दुनिया के, मैंने पहले ही कहा इस चैप्टर को शुरू करने के दौरान, इस वीडियो को जब मैंने शुरू किया था मैंने कहा था दुनिया के किसी भी देश के विकास में उस देश का जो ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क होता है उसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। लेकिन हम लोग इस वीडियो में मुख्य रूप से इंडिया के ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क के बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको बताऊं हमारे देश की जो भौगोलिक स्थिति है उसमें ये हिमालय रेंजेस का बहुत ही इंपॉर्टेंस हो जाता है, क्योंकि इसके पास वाला इलाका जो यहाँ पर नदियां बहती है, इंडस और गंगा, यहाँ पर ही हमारे देश में सबसे पहले सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई थी। और ये जो एशियन सब कॉन्टिनेंट है ये भी हमारे देश के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे देश में जो लोग रहने लगे, जब गाँव में रहने लगे, फिर शहरों में वो तब्दील हो गया, तो लोग एक जगह से दूसरी जगह गए और जो पहला जगह था जहाँ पर लोग गए वो एशियन सब कॉन्टिनेंट का ही जगह था। आई मीन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे जगह पर लोग गए और लोगों ने क्या किया? अपना विकास किया, सामानों का एक्सचेंज किया, व्यापार बढ़ा। और मैं आपको बताऊं सूरत जो कि गुजरात में है, वहां पर लोग सबसे पहले गए थे व्यापार करने के लिए। लोग वहां पर जाते थे, व्यापार करते थे, सामानों का एक्सचेंज करते थे। और मैंने पहले भी कहा आपको इसी मैदानी इलाके में मौर्य और गुप्ता डायनेस्टी का भी विकास हुआ था। तो स्टूडेंट्स, हमने द ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया के बारे में बात किया, तो मैंने आपको बताया कि भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो हमारे देश के विकास में उसका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव है, बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। और न केवल हमारे देश के विकास में, बल्कि मैंने शुरू में ही कहा कि किसी भी देश के विकास में उस देश की जो ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क है उसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है, बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अब हम लोग बात करेंगे नेम ऑफ द लैंड। आपको पता है हमारे देश के बहुत सारे नाम हैं, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, ये सारे नाम कहाँ से मिले? हमारे देश के जो इतने सारे नाम हैं वो नाम कहाँ से आया है? मैं आपको बताऊं इंडिया के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंडिया के बारे में। इंडिया, जिसको हम लोग हिंदी में भारत भी कहते हैं, हमारे देश में नॉर्थ और वेस्ट साइड से ईरानियंस लोग आए थे। जब वे ईरानियंस यहाँ पर आए, उन्होंने इस एरिया को कहने लगे हिंदोस। पहले उन्होंने इसको हिंदोस कहा, फिर धीरे धीरे इस एरिया को हिंदोस से वे लोग इंडोस कहने लगे। ईरानियंस जब हिंदुस्तान आए तो आने के बाद जो ये सबसे पहले इंडस नदी थी उसके कारण इसको उन्होंने हिंदोस कहा, फिर इंडोस कहा। इंडस को ही वो लोग पहले हिंदोस कहने लगे, फिर उसके बाद इंडोस कहने लगे। तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि इंडस क्या होता है। मैं आपको बताऊं, ये इंडस एक नदी का नाम है। दिस इज द नेम ऑफ अ रिवर, जो कि संस्कृत में जिसका मतलब होता है सिंधु। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है सिंधु। और सिंधु एक नदी का नाम है जो हमारे देश में बहती है। हमारे देश में इंडस नदी बहने के कारण जब ये लोग यहाँ पर आए, इसको इंडोस कहने लगे। इंडोस से हिंदोस, हिंदोस से इंडोस, आई मीन कोई हिंदोस कहता था, कोई इंडोस कहता था। उसी हिंदोस और इंडोस के कारण उन लोगों ने क्या किया, जो इंडस नदी का जो ईस्ट पार्ट था उसको वे लोग इंडस कहने लगे और धीरे धीरे जाकर के वो इंडिया में तब्दील हो गया और हमारे देश का नाम इंडिया हो गया। उसके बाद दूसरा है भारत। भारत हमारे देश में एक ट्राइब था भारत के नाम से, उसी ट्राइब के नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ गया। तो स्टूडेंट्स, आप जो इंडिया का अलग अलग नाम देखते हैं, इन नामों के पीछे कहानी है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया इंडिया के बारे में, जो इंडस नदी के कारण इसका नाम इंडिया पड़ा। ये इंडस नदी, जिसको हम लोग सिंधु कहते हैं, हमारे देश के उत्तरी और पश्चिमी हिस्से से ईरानियंस लोग हिंदुस्तान में आए और जब वे लोग यहाँ पर आए तो इंडस नदी का जो ईस्ट वाला इलाका था उन इलाकों को वे लोग इंडस, उसके बाद फिर हिंदोस कहने लगे, फिर कभी हिंदोस कभी इंडस कहने लगे। इसी इंडस और हिंदोस के नामों के कारण इंडस से इंडोस हुआ और इंडस से हमारे देश का नाम इंडिया हो गया। और जैसा कि मैंने आपको भारत के बारे में कहा, भारत हमारे देश में एक ट्राइब, भारत के नाम से एक क्लैन है, ट्राइब आई मीन जो आदिवासी है, उसी के नाम पर हमारे देश का
तो हिंदुस्तान के बारे में कह रहा था आपको कि हिंदुस्तान एक हिंद वर्ड है। हिंद वर्ड के कारण हमारे देश का नाम पड़ गया हिंदुस्तान। मैं आपको बताऊं हमारे देश के जो अलग अलग नाम हैं, सभी नामों के पीछे अलग अलग कहानी है और मैंने आपको अलग अलग नामों के बारे में बताया। इंडिया जो कि इंडस नदी के कारण इसका नाम इंडिया पड़ गया, भारत जो कि एक ट्राइब है उसके नाम के कारण पड़ा, हिंदुस्तान जो हिंद वर्ड है इसके कारण हमारे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा। इस तरह से आप लोगों ने इस वीडियो में जाना कि हमारे देश की ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क क्या है, हमारे देश के जो अलग अलग नाम हैं इसके क्या कारण है। हम लोग आने वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि हम लोग हिस्ट्री जो पढ़ते हैं इसमें अलग अलग सोर्सेस के थ्रू ये जान पाते हैं कि पहले क्या हुआ, पास्ट में क्या हुआ, इसकी जानकारी हमें अलग अलग सोर्सेस से होती है। तो हिस्ट्री को पढ़ने के लिए जो अलग अलग सोर्सेस है, किसी भी बातों को जानने के लिए हमारे पास जो अलग अलग स्रोत है वो कौन कौन से स्रोत हैं, किस स्रोत के माध्यम से हम लोग पिछले वाले बातों को जान पाते हैं, उन चीजों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आप